हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर मार्च महीने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आईसीएआर, स्टेट पीसीएस, नाबार्ड और दूसरे एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। और एग्रीकल्चर करंट अफेयर और डिफेंस करंट अफेयर सिर्फ हमारे प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत ने अभी अभी अपना सेकेंड प्रोटीन डे मनाया, कौन सी तारीख को? याद रखिए, प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाया गया था, तो आंसर है 27 फरवरी। और प्रोटीन डे के पीछे जो रीज़न है मनाने का वो ये है कि भारत में प्रोटीन की कमी अक्सर बच्चों में देखी जाती है। कई डिजीज़ हैं जैसे क्वाशियोरकर, बच्चों में एक डिजीज़ होता है क्वाशियोरकर, और एक मरासमस होता है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ बोलते हैं इन्हें। तो ये प्रोटीन की कमी के कारण अक्सर देखे जाते हैं। तो दूसरा प्रोटीन डे 27 फरवरी को मनाया गया। और याद रखिए, इस बार इसका थीम था पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मसल्स मास के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और 2020 में पहली बार मनाया गया था प्रोटीन डे। कौन सा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने पीएम एफएमई स्कीम को रिसेंटली लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये मणिपुर ने लॉन्च किया था। और ये जो स्कीम है पीएमएफएमई, इसमें फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दिया जाता है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो इस स्कीम का नाम है पीएमएफएमई स्कीम। ये जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी प्रमोट करता है। बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना स्पेसिफिक क्रॉप होता है, उसको भी ये प्रमोट करता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब इसमें जो पैसा लगता है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके लगाते हैं, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए लगाने का निर्णय लिया है अगले 5 साल। इस स्कीम में 10,000 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी अगले 5 सालों में। और सरकार का टारगेट ये है कि 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को सपोर्ट किया जाए, उन्हें फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट दिया जाए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 2023 डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और ये इंडिया के कहने पे किया है, मतलब इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये भी चाहती है कि मिलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किए जाएं, क्योंकि मिलेट्स को ग्रो करने में पानी कम लगता है। तो इंडिया जैसे वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री जो हैं, वहाँ पे मिलेट्स अगर हम ग्रो करेंगे तो उनके हेल्थ बेनिफिट देखे जा सकते हैं। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि काफ़ी कम पानी लगता है। तो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी मिलेट्स जब हम ग्रो करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्लाइमेट चेंज को वो कंट्रोल करता है। तो मिलेट्स में जैसे बाजरा वगैरह, रागी, सोरघम, इस तरह के कई सारे जो क्रॉप्स हैं वो आते हैं। मिलेट्स एक कैटेगरी है, कोई एक फसल का नाम नहीं है मिलेट्स। जनरली हम बाजरे को मिलेट बोल देते हैं, लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं। भारत की सरकार ने जो रेड राइस ग्रो होता है इंडिया में, उसको एक्सपोर्ट किया अमेरिका। तो आपको बताना है कि जो रेड राइस है ये भारत में कौन से राज्य में ग्रो किया जाता है। अब हमने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो रेड राइस ग्रो होता है असम में, और इस रेड राइस को हम बाओ धान बोलते हैं। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाओ धान, BAODHAAN। ये असम में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। और इसकी एक खास बात यह है कि ये बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के ग्रो किया जाता है। इसमें किसी रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें आयरन भी काफ़ी होता है। तो आयरन ज़्यादा होता है तो महिलाओं के लिए भी अच्छा है, क्योंकि महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और असम में ये मेनली ग्रो कहाँ होता है? ब्रह्मपुत्रा वैली में। ब्रह्मपुत्रा वैली में ये ग्रो किया जाता है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन, ये अप्रूव किया गया है अभी भारत के कितने स्टेट्स में? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फ्लोरिकल्चर मिशन मतलब फ्लोरिकल्चर होता है जब हम फ्लावर्स को उगाते हैं।
तो कई तरह की जो इकोनॉमिक वैल्यू वाले फ्लावर हैं उनको ग्रो किया जाता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फ्लोरिकल्चर मिशन जो है भारत में अभी अभी अप्रूव किया गया है 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। सो आंसर है ऑप्शन सी 21। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया था CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानना होगा। सरकार का यह कहना है कि फ्लोरिकल्चर इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है, किसान उतना ज़्यादा फ्लोरिकल्चर करते नहीं है, लेकिन अगर वो करें तो उससे उनकी इनकम 5 टाइम्स ग्रो हो सकती है बजाय ट्रेडिशनल क्रॉप्स के। तो फ्लोरिकल्चर एक बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अनडेवलप्ड मार्केट है इंडिया में। तो सरकार इस मिशन में किस किस चीज़ पे फोकस करेगी, ठीक है, किस किस चीज़ पे फोकस करेगी? तो इसमें कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है, यानी साज सजावट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार इनमें फोकस करेगी, जैसे ग्लैडियोलस, काना, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, लिली फ्लावर, मैरीगोल्ड फ्लावर, रोज फ्लावर, ट्यूबरोज, गरबरा, तो इस तरह के हैं। 2018 में हमारी जो फ्लोरिकल्चर मार्केट थी इंडिया में वो लगभग 15,700 करोड़ के आसपास थी 2018 में। लेकिन ये मार्केट अगले 5 साल, मतलब 2019 से 2024 तक की बात कर रहा हूं मैं, यानी 2024 यानी 3 साल के बाद। तो 2018 में मार्केट 15,700 करोड़ थी, लेकिन 2018 के बाद अगले 5 साल यानी 2019 से 2024 तक ये बढ़ के 47,200 करोड़ यानी 3 गुना हो सकती है, ऐसा प्रोजेक्टेड है, राइट। तो इस मिशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्राइफेड, बहुत सारे संगठन मिलकर इसको चला रहे हैं, फ्लोरिकल्चर मिशन। अभी अभी अप्राका यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है? ये जो संस्था है अप्राका, ये 1977 में बनी थी। बेसिकली ये एक एसोसिएशन है उन इंस्टीट्यूशंस का जो एग्रीकल्चर, रूरल और माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें 21 कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक रीजन के, इनको मिला के अप्राका बोलते हैं। 21 कंट्रीज इनके मेंबर हैं। तो याद रखिए, नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंतला, गोविंदा रुजुलू चिंतला, ये अप्राका के चेयरमैन भी अभी अभी बने हैं। भारत की सरकार डेयरी सेक्टर में एक्सेलेंस के लिए एक सेंटर लगाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डेयरी सेक्टर। तो ये आपको बताना है कि कौन से स्टेट में लगेगा ये, और इसके लिए भारत की सरकार डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो याद रखिए, राजस्थान जो है डेयरी सेक्टर में कोऑपरेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा डेनमार्क के साथ, और ये दोनों मिलके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाएंगे। इससे जो कैटल रियर हैं यानी मवेशी रखने वाले किसान, उनको ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और डेनमार्क की जो एक्सपर्टीज है डेयरी साइंस में वो राजस्थान के किसानों को मिलेगी। एपेडा ने अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर, जो भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया। इसका थीम क्या था? एपेडा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और इसका जो थीम था वो था इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी। तो आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी। ये पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर था एपेडा की तरफ से, और ये 10 मार्च को शुरू किया गया था। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स के लिए हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, उस पर विचार किया गया इस ट्रेड फेयर में। और इसमें बात हुई बासमती राइस की, नॉन बासमती राइस की, मिलेट्स, व्हीट, ग्राउंडनट, मेज, इन सब की बात की गई। कौन सी कंपनी है जो बिग बास्केट में, जिसने एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदा है अभी अभी? बिग बास्केट ऑनलाइन ग्रोसरी सेलर है, तो इसके अंदर अभी अभी टाटा जो ग्रुप है उसने स्टेक बाय किया है। तो आंसर है टाटा सन्स। टाटा सन्स 64.3%, लगभग 65% ऑक्यूपाई करा है इन्होंने, टाटा ने, बिग बास्केट में। अभी अभी उत्तर प्रदेश में कहां पर काला नमक राइस फेस्टिवल हुआ था? काला नमक राइस फेस्टिवल, काला नमक जो चावल है बुद्धा राइस भी बोलते हैं, तो ये जो फेस्टिवल अभी अभी हुआ था यूपी में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और आपको मैं बता दूं, यूपी में अभी 3-4 फेस्टिवल और हुए थे। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हुआ था झांसी में, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी। और स्ट्रॉबेरी आप जानते हैं कि महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है।
महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। जैगरी फेस्टिवल हुआ था लखनऊ में। जैगरी मतलब गुड़, गन्ने से जो गुड़ बनता है, ठीक है, गन्ने से जो गुड़ बनता है, तो जैगरी फेस्टिवल भी हुआ था अभी अभी यूपी में। और एक फेस्टिवल और हुआ था जो है बनाना फेस्टिवल, और बनाना फेस्टिवल हुआ था कुशीनगर में। बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में हुआ था। ये जो काला नमक राइस है इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। ये सिद्धार्थनगर के अलावा गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा वगैरह कई जगह पे ये ग्रो किया जाता है। कौन से राज्य के किसान हैं जिन्होंने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट स्टार्ट किया है? फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट क्या है? तो ये महाराष्ट्र के किसानों ने, खासतौर पे वो किसान जो फलों की खेती करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं, उन्होंने ये इनोवेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया, फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट। उनका ये कहना था कि जो फ्रेश फ्रूट केक होते हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट से बनते हैं, हेल्दी होते हैं, और अगर लोग फ्रेश फ्रूट केक खरीदेंगे तो उससे फ्रूट्स की डिमांड बढ़ेगी और अल्टीमेटली इन किसानों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये किसान एनकरेज कर रहे हैं कि लोग लोकली मेड फ्रेश फ्रूट केक्स खाएं। और फ्रूट केक्स में जनरली वाटरमेलन, मस्क मेलन, ग्रेप्स, ऑरेंज, पाइनएप्पल, बनाना, ये सब फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। भारत में वन धन विकास योजना जो भारत सरकार ने चलाई हुई है, उसमें आदर्श राज्य बन के कौन सा राज्य उभरा, यानी मॉडल स्टेट कौन सा इमर्ज हुआ? तो याद रखिए, मणिपुर मॉडल स्टेट रहा वन धन विकास योजना में। वन धन विकास योजना कब लॉन्च की थी हमने? अक्टूबर 2019। अक्टूबर 2019 में हमने लॉन्च करी थी। और वन धन विकास योजना में हम कोशिश करते हैं कि वन धन मतलब होता है जो हमें फॉरेस्ट से चीज़ें मिलती हैं, हम उन्हें वन धन बोलते हैं। नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो होता है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं जिसे, लकड़ी को छोड़कर जो भी बाकी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो सब, तो उससे लोकल ट्राइबल्स का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके तहत वन धन विकास केंद्र भी खोले जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा वन धन विकास केंद्र भारत में खोले जाएं। तो वन धन विकास प्रोग्राम में हम वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वन धन विकास केंद्र के अंदर। और हम कोशिश करते हैं ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने में, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब में हम हेल्प करते हैं। तो ट्राइफेड इंप्लीमेंट करता है इसे, ट्राइफेड इसे इंप्लीमेंट करता है। तो आंसर था मणिपुर। भारत के कौन से राज्य ने एक भारत का पहला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक पोर्टल खोला है जिसका नाम है शक्ति पोर्टल? ये एफपीओ पर बेस्ड होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड होगा। तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था गोरखपुर में। तो आंसर है इसका गोरखपुर, यूपी। यूपी में लॉन्च हुआ है। तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने इस तरह का पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इसमें फार्मर जो हैं वो प्रोड्यूसर ग्रुप, ट्रेडर और एग्रीकल्चर के रिलेटेड दूसरे स्टेक होल्डर और डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इस पोर्टल को बनाने में सपोर्ट दिया है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने, यह भी ध्यान रखना है आपको, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन। भारत के कौन से राज्य में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, शिग्मो या शिग्मोत्सव जिसे बोलते हैं? तो ये जो फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल है चावल के लिए। चावल अच्छा खासा जब ग्रो हो जाता है, उसको काटा जाता है, तो गोवा में जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, गोवा में जैसे कुनबीज, गावड़ाज, वेलिप वगैरह, ये सब कम्युनिटीज सेलिब्रेट करती हैं शिग्मो या शिग्मोत्सव को, गोवा। तो आंसर है गोवा। जनरली ये फेस्टिवल मार्च अप्रैल में होता है, जनरली ये फेस्टिवल मार्च अप्रैल में होता है। यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट के अनुसार हर साल दुनिया में कितना % फूड है जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है हर साल? तो याद रखिए, पूरी दुनिया में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका 17% वेस्ट हो जाता है, 17%। और ये काफ़ी ज़्यादा फूड है, 931 मिलियन मैट्रिक टन फूड है ये, 931 मिलियन मैट्रिक टन। और ये रिपोर्ट जो है अभी अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दी है। इस रिपोर्ट का नाम है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस रिपोर्ट को दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा फूड जो है वो वेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें अगर ये पूछें सबसे ज्यादा फूड वेस्ट कहां पे होता है, मोस्ट ऑफ द फूड 61% फूड वेस्ट होता है हमारे घरों में यानी हाउस होल्ड में, यह भी ध्यान रखना है आपको। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया? फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर क्या है? बेसिकली जो फॉरेस्ट हैं उनकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं उन पे रिसर्च किया जाएगा यहां पे। तो ये उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत, तो उत्तराखंड के रानीखेत में इनॉग्रेट किया गया भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। और जापान में एक टेक्निक होती है फॉरेस्ट बेदिंग की जिसको बोलते हैं शिनरिन योकू, तो बिल्कुल उसके जैसी ही ये टेक्निक है, ये जो भारत ने फॉलो करा है, जैपनीज आइडिया फॉलो करा है, शिनरिन योकू। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च करा है कौन सा मोबाइल ऐप जिससे वन नेशन वन राशन कार्ड को फॉलो किया जा सके? इसका नाम रखा है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप, इससे जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं, मतलब पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड चलेगा, तो आप किसी भी स्टेट में जाके बेनिफिट उसका ले सकते हैं। इससे माइग्रेंट वर्कर्स को फायदा होगा। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके नए चेयरमैन बने हैं आतिश चंदर। आतिश चंदर को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। सो ये था हमारा एग्रीकल्चर का मार्च 2021 का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी एग्रीकल्चर के अप्रैल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।